हेलो स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकांत शर्मा सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 8 है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। आज इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगला जो उद्योग है उसका नाम है पेट्रो रसायन उद्योग की हम बात करेंगे। देखिएगा, देखिए दोस्तों, पेट्रो रसायन उद्योग की अगर बात करें तो देखिएगा देखिएगा जो विशेषता है, अपरिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है। यानी कि अपरिष्कृत जो पेट्रोल होता है उससे कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। जिससे से क्या होता है कि जो नए जो इंडस्ट्रीज़ है, जो नए उद्योग हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इन्हें ही सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे? पेट्रो रसायन उद्योग कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, यानी कि जो पेट्रो रसायन है यानी कि अपरिष्कृत पेट्रो रसायन है वो कई प्रकार की जो वस्तुएं तैयार करता है जिसमें उद्योगों के लिए वह कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, और उन्हें ही सामूहिक रूप से हम क्या कह सकते हैं? पेट्रो रसायन उद्योग कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, रासायनिक और पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत तीन संस्थाएं कार्य कर रही है। देखिएगा, एक तो है एक तो है आपकी रासायनिक, ठीक है, एक है एक है रासायनिक और एक पेट्रो रासायनिक जो विभाग है उनके प्रशासनिक जो नियंत्रण में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत तीन संस्थाएं काम करती है। दोस्तों, कौन कौन सी तीन संस्थाएं हैं उनको हम देखें तो सबसे पहली जो संस्था है उसका नाम है भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, IPCL, इंडियन पेट्रोल, ठीक है, रासायनिक कॉरपोरेशन है। तो ये पहली सार्वजनिक सेक्टर की ये पहला जो संस्था है। ठीक है, दूसरी है पेट्रोफिल्स कॉरपोरेटिव लिमिटेड, ये सहकारी क्षेत्र की, यानी कि ये सार्वजनिक और ये सहकारी क्षेत्र की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये है आपकी। ये तीन संस्थाएं हैं जो पेट्रो रसायन के रूप में कार्य कर रही है। तो दोस्तों, कौन कौन सी हो सके एक बार फिर से देखिएगा। भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड सहकारी क्षेत्र की, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये तीन ऐसी संस्थाएं हैं जो इसके काम कर रही है, पेट्रो रसायन के अंदर काम कर रही है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली है कि भारत में जितने भी उद्योग हैं उनकी हमने चर्चा कर ली, जिसमें हमने बात की है यानी कि जो लोहा इस्पात संयंत्र की हमने बात की है, इसके साथ हमने चीनी उद्योग की हमने बात की है, फिर सूती वस्त्र उद्योग की हमने बात की है। ठीक है, फिर हमने पेट्रो रसायन उद्योग की हमने बात की है। तो ये तो हमने बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि कुछ फैक्ट देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम फैक्ट देख रहे हैं। एक देखिएगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनमें क्या डिफरेंस है? अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं उदारीकरण। देखिए, उदारीकरण क्या होता है? देखिए, जो इंडस्ट्रियल जो होता है, इन जो औद्योगिक क्षेत्र होता है और औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर जो प्रतिबंध लगे होते हैं, उन प्रतिबंधों को हटाया जाना या उनको कम किया जाना, वो क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जो कहने का मतलब है कि पहले क्या था कि उद्योग लगाने से पहले काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ गवर्नमेंट करवाती थी, जिससे काफ़ी समय खराब होता था और काफ़ी पूंजी वगैरह पहले लगानी पड़ती थी। इसीलिए सरकार ने एक नीति अपनाई है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं उदारीकरण। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि औद्योगिक क्षेत्र पर जो लगे हुए जो प्रतिबंध थे और जो प्रतिबंध थे उनको कम करना या हटाए जाना, समाप्त करना, क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, एक होता है आपका निजीकरण। देखिए, निजीकरण क्या होता है? यानी कि सरकार के द्वारा जो भी
औद्योगिक क्षेत्र लगवाए जाते हैं उनको निजी क्षेत्र यानी कि निजी क्षेत्र के अंदर स्थापित कर देना या सुपुर्द कर देना, वो क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। ठीक है। एक होता है वैश्वीकरण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक देश की इकोनॉमिक सिस्टम है यानी कि अर्थव्यवस्था है, जिसको दूसरे देश के अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट करना या जोड़ना, वो क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है। तो ये तीन बात हो गई, तीनों को आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब एक एक को हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं उदारीकरण। देखिए उदारीकरण क्या होता है कि उदारीकरण से अभिप्राय है कि उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाना या कम किया जाना, या हम यूं भी कह सकते हैं कि नई नीति में वस्तुतः सुरक्षा, सामरिक अथवा पर्यावरणीय सरोकार से संबंधित 6 उद्योग तथा परमाणु शक्ति से संबंधित उद्योग परमाणु शक्ति विभाग की सूची में विनिर्दिष्ट पदार्थों और रेलवे को छोड़कर से सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था क्या कर दी है, समाप्त कर। देखिएगा पहले क्या था कि जो उद्योग लगाने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने यानी कि जो जो भी मैंने आपको बताया कि जो अभी नाम बताए इनके सभी के बारे में, उनको छोड़कर सभी सभी ऐसे जो उद्योग लगाएंगे वहाँ पर आप लाइसेंस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब लाइसेंस को समाप्त कर दिया, आप वैसे ही डायरेक्ट उद्योग लगा सकते हो। ठीक है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उदारीकरण। यानी कि कहने का मतलब है ये प्रतिबंध लगे हुए थे, ठीक है, उनको कम कर दिया गया या उनको हटा दिया गया। ठीक है। एक बार फिर से हम देखते हैं इसको। देखिएगा दोस्तों, जो उदारीकरण होता ना, जैसे एक तो जो आपकी जो औद्योगिक नीति अपनाई जिसमें सुरक्षा और सामरिक पर्यावरणीय संबंधित 6 ऐसे उद्योग हैं, जैसे हम परमाणु उद्योग है, परमाणु शक्ति परमाणु उद्योग है, और जो और भी जैसे रेलवे को छोड़कर सभी उद्योगों पर जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है, यानी कि समाप्त कर दिया गया है। तो इनके अंदर तो ये 6 प्रकार की जो उद्योग उनको उनमें तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी उद्योग आप लगा सकते हो, बिल्कुल आप बिगर जो लाइसेंस के आप इसको प्रारंभ कर सकते हो, किसको, उद्योगों को। तो इसको हम कहेंगे क्या, उदारीकरण। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसमें क्या है, जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनको हटा दिया गया। इसके अलावा देखते हैं, इसके साथ ही विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। इसके साथ ही क्या है, जो विदेशी जो निवेश होता है उसको क्या है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है। और विदेशी निवेश है, जो विदेशी देश है, कोई देश है, किसी देश के अंदर जो पैसा व्यय करना चाहता है तो उसको प्रोत्साहित करना, उद्योगों की स्थापना करना, वाणिज्य व्यापार क्षेत्रों में छूट संबंधी समस्त प्रयासों को भी आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए उदारीकरण में शामिल किया गया है। तो ये सारे दोस्तों क्या है, उदारीकरण है। अब देखते हैं हम निजीकरण की बात हम कर लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं सरकार के द्वारा लगाए गए उद्योगों को निजी क्षेत्र में स्थापित कर देना क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। ठीक है। देखिएगा, निजीकरण से अभिप्राय यह है कि सरकार द्वारा लगाए गए उद्योगों को निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाना। औद्योगिक नीति के निजीकरण घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों में आकर्षित करने के लिए ये क्या किया विभाग है, ठीक है, किया गया है। ठीक है। अब देखिए वैश्वीकरण मैंने भी बताया, वैश्वीकरण क्या है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के जोड़ना है ना, तो उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। देखिए वैश्वीकरण से अभिप्राय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सरकार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत अर्थात समायोजित करना। इसके अंतर्गत आयात पर प्रतिबंध और आयात शुल्क में कमी की गई है। अतः वैश्वीकरण के माध्यम से सामान और पूंजी सहित वस्तुएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक वस्तुएं बनाए जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात कर लिया है, एक तो पेट्रो रसायन के बारे में, एक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में। ठीक है। अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा उसको हम देखेंगे कि भारत में जो औद्योगिक प्रदेश है, उन औद्योगिक प्रदेशों की हम चर्चा करेंगे। देखिएगा औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो आपको क्या याद करना है, औद्योगिक प्रदेशों के नाम याद करना है। ठीक है। और वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे टॉपिक क्या रहेगा अपना। देखिएगा टॉपिक रहेगा भारत के औद्योगिक औद्योगिक प्रदेश, ये औद्योगिक प्रदेश है, इनकी बात अपन करेंगे। देखिएगा
अगर हम देश में औद्योगिक का जो वितरण है वो समरूप नहीं है, यानी कि समान रूप से औद्योगिक का विकास नहीं हुआ है। उद्योग कुछ अनुकूल परिस्थितियों के कारण से निश्चित स्थानों पर केंद्रित होते हैं। हम कह सकते हैं कि जहाँ पर रॉ मटेरियल प्राप्त होता है वहाँ पर ही उद्योग लगाए जाते हैं। अनुकूल दशाएं पाई जाती है वहीं पे उद्योग लगाए जा सकते हैं। इनमें हम देख लेते हैं, एक तो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है। इसके साथ ही जैसे आपका हुगली औद्योगिक प्रदेश है। इसके साथ ही बेंगलुरु चेन्नई उद्योग है। छोटा नागपुर प्रदेश है। विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश है। गुरुग्राम दिल्ली मेरठ प्रदेश है। और आपका कोलम तिरुवनंतपुरम ये प्रदेश है। ये सारे के सारे औद्योगिक क्षेत्र, इसको नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर 8 है वो समाप्त होता है। हम कल इसका 9वां चैप्टर यानी कि 9वां चैप्टर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा है। तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।